सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर कुर्सी कंफर्टेबल है? पॉलिटिशियन को कुर्सी चाहिए, कंफर्ट वो खुद ढूंढ लेता है। मैं फिर पूछता हूं सर, महाराष्ट्र में कुर्सी कंफर्टेबल है? महाराष्ट्र में बहुत कुर्सियां हैं, जो मिले उसको कंफर्टेबल समझना चाहिए। महाराष्ट्र में जिसको जितनी कुर्सियां मिलने वाली हैं उससे सब कंफर्टेबल हैं? देखिए, फिर एक बार बोलता हूं कि जो कुर्सी मिली उसको कंफर्टेबल समझना चाहिए। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अपनी कुर्सी को कोई कंफर्टेबल समझता नहीं है, हर एक की नजर दूसरे की कुर्सी पर होती है। तो आपको अगर सुकून चाहिए तो जो कुर्सी अपने को मिली उसको ही कंफर्टेबल समझो। पर वो पॉलिटिशियन ही क्या सर जो ये नहीं कहे कि ये दिल मांगे मोर? देखिए, कहने से क्या होता है? कहने को तो मैं ये भी कहूंगा कि ये दिल मांगे मोर, मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाओ, बनूंगा थोड़ी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वास्तविकता समझ लेना ये ज्यादा अच्छा होता है। तो वास्तविकता है क्या? जो आपको दिख रही है। बट यहां पर बहुत कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं भी दिख रहा है सर, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोकसभा लड़ रहे हैं? जी, आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों लड़ूंगा लोकसभा चुनाव? देखिए, ऐसा है कि हाँ, मेरी पार्टी अगर कहती मुझे लोकसभा चुनाव लड़ो तो लोकसभा लड़ूंगा। लेकिन अभी तक तो मेरी पार्टी ने मुझे कहा नहीं है, और मुझे ऐसे कोई आसार भी नहीं दिखते कि मुझे मेरी पार्टी कहेंगे कि लोकसभा लड़ो। तो अभी मेरा मकाम तो महाराष्ट्र ही है। कुछ लोग चाहते हैं कि आपको यहां से पार्सल कर दिया जाए। वो कुछ लोग आपको ज्यादा मिलते हैं, मुझे मिले तो मैं उनको कन्विंस कर दूं कि मेरी जरूरत यहां है। मैंने ये भी सुना कि कुछ को आप पार्सल करना चाहते हैं। नहीं जी, देखिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी मालूम है उसने समझ लेना चाहिए, या कोई किसी को पार्सल नहीं कर सकता। 2019 में उद्धव जी ने कहा बदलाव हमसे है, उसके बाद आपने कहा बदलाव हमसे है, फिर एकनाथ शिंदे जी बोले बदलाव हमसे है, फिर अजित पवार जी बोले बदलाव हमसे है। अब आगे कौन बदलाव करने वाला है? देखिए, इसका मैं एक लाइन में जवाब दूंगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब वो आगे आगे देखने में ही महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि इतनी एक्साइटिंग हो गई है सर कि अगला पन्ना खुलने से पहले ही पूछना चाहते हैं कि होने क्या वाला है। तो ये तो हमारा ऐसा चल रहा है कि ये ऐसी वेब सीरीज चल रही है कि जिसमें 7-8 एपिसोड के बाद हम उस सीजन को समाप्त कर देते हैं और नए सीजन का आपको इंतजार करवाते हैं। पर अगर बड़े पृष्ठ पे देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा 370 बीजेपी को और 400 पार एनडीए को, उसमें सबसे अहम, अगर दक्षिण के राज्यों के बाद 100 सीटें वहां पर दक्षिण के राज्यों में 4 राज्य जहां बीजेपी नहीं है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उसके साथ अहम कड़ी महाराष्ट्र की 48 सीटें। यहां बाहर लोग कह रहे हैं आपके तो 20 भी नहीं आएंगी। पहले तो मैं आपको सुधार दूं कि 4 राज्यों में बीजेपी नहीं है, ये जो आज आप कह रहे हैं, चुनाव के बाद ये कहने पर आपको पछतावा होगा। इसलिए इस डायलॉग को चेंज कर दीजिए। देखिए, ये चुनाव, ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक का चुनाव नहीं है। पॉलिटिकल अर्थमेटिक होता है 1 + 1 2। ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री का चुनाव है। पॉलिटिकल केमिस्ट्री में 1 + 1 11 होता है। देश मोदी जी के साथ निकल पड़ा है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, या सेंट्रल इंडिया हो, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो। सब जगह लोगों ने यह तय कर लिया है कि हम मोदी जी के साथ जाएंगे। तो साउथ में भी आपको चौंकाने वाले नतीजे मिलने वाले हैं, और लोग चाहे जो कहे, महाराष्ट्र में हमने 2 चुनाव में जो परफॉर्मेंस दिया उससे हम आगे बढ़ेंगे, उससे पीछे नहीं आएंगे। हमने का मतलब एनडीए।
हाँ, एनडीए। उसमें बीजेपी का क्या? बीजेपी तो हमारा तो ऐसा रहा है कि पिछले बार 25 सीटें लड़े तो 24 जीते, तो हमारा तो परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगा। तो अभी 32 सीटें लड़े 30 जीतेंगे? नहीं, वो आपने थोड़ी तय करना है कितनी सीटें हम लड़ेंगे, वो तो हम तय करेंगे। अरे कुछ तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। आज मैंने पत्रकारों को कहा हमारी सीटें भी पत्रकार तय कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट भी पत्रकार तय कर रहे हैं। मैंने कहा अब एक वो चुनाव जीतने का एक सर्टिफिकेट भी छाप के हमको दे दो, हम सरकार भी बना लेंगे। मैं तो बस पूछ रहा हूं कि 30 सीटों में 28 जीतेंगे, 32 में से 30 जीतेंगे। तो आपने पिछली बार से तो ज्यादा ही कह दिया है। बहुत सच बात बताता हूं, बहुत सच बात। जल्दी हम बैठेंगे, सब तय करेंगे और जो तय हुआ आपको बता देंगे। मान लिया जाए इनकी बात को, चलिए। पर देखिए अभी इन्होंने ही बोला ना कि पिछली बार हम 25 में लड़े 24 जीते, तो अभी 25 से तो ऊपर 28 का नंबर आता है, 30 का आता है, तो मैंने 30 बोला। उतना तो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, दिल मांगे मोर। मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं वो मेरे नेताओं को बताता हूं, पब्लिक फोरम पे नहीं बताता। एक नेता है जो आपके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, आपने नेता से याद आया, आप उनके घर जाते हैं, वो आपके घर आते हैं, चाय पे चर्चा होती है, बट वो ट्रेन इंजन इस इंडिया की बोगी में फिट होने वाला है कि नहीं? किसकी बात कर रहे हैं आप? रेल इंजन किसकी है सर? अच्छा, रेल इंजन की आप बात कर रहे हैं। देखिए वो तो समय के साथ आपको पता चले। मैं आज इतना ही कहता हूं कि एक समय ऐसा था कि उनके और हमारे विचारों में अंतर था, क्योंकि हम लोग एक व्यापक विचार वाले लोग हैं। क्षेत्रीय अस्मिता ये तो होनी चाहिए। कोई अगर महाराष्ट्र में रहकर मराठी की बात करता है तो करनी ही चाहिए, लेकिन एक्सक्लूजन में बात करना ये हमारी पार्टी को मान्य नहीं था। हम व्यापक विचार रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम में कुछ दूरियां थी, लेकिन विचारों की दूरियां तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि उन्होंने जब से मराठी प्राइड के साथ एक हिंदू प्राइड को भी अपनाया है, हिंदुत्व को अपनाया है, तो मुझे लगता है कि अब हमारे विचारों में कोई बहुत दूरियां नहीं रही है। अब पॉलिटिकली क्या होगा, वो क्या विचार करेंगे, हम क्या तय करेंगे, ये तो सारी चीजें कुछ समय के बाद तय होगी। पर खिचड़ी ज्यादा नहीं पक रही है सर? नहीं, अब बहुत ज्यादा घोलमेल। अभी ऐसा ही होता है, जब एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति स्टेट में होती है तो ऐसी खिचड़ी पकती है और पकानी भी पड़ती है। लेकिन खिचड़ी कितनी भी हम पकाए तब भी सेंटर पॉइंट, मेन पिलर तो बीजेपी है और वही रहेगा। पर इसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं होगा? मतलब किस प्रकार से असर होगा? क्योंकि ये खिचड़ी है ना कोई असर नहीं होगा। अरे भाई, असर होने का सवाल ही नहीं है। अभी दो ही खेमे हैं, मोदी जी के साथ और मोदी जी के खिलाफ। जो मोदी जी के साथ का खेमा है उसका सिंबल क्या है, वो व्यक्ति क्या है, ये बिना देखे लोग उसको वोट करेंगे। और जो मोदी जी के साथ नहीं है उसका सिंबल क्या है और व्यक्ति क्या है, ये बिना देखे उसको रिजेक्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि पिछली बार जो ये 48 सीटें हैं, इसमें एनडीए का वर्चस्व पिछली बार से ज्यादा होगा? 42 ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा आप मानते हैं? आज उधर महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेता हैं, जहां प्रधानमंत्री मेरा भारत मेरा परिवार कहते हैं, तो उन्होंने भी इस पर कुछ कहा है, कुछ टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वो परिवार कहते हैं पर मानते नहीं है। क्या क्या? परिवार कहते तो हैं पर मानते नहीं। ऐसा किसने कहा? उद्धव जी ने। अरे छोड़ दीजिए, उद्धव जी सुबह अलग कहते हैं, रात को अलग कहते हैं। उद्धव जी खुद को पता नहीं होता वो क्या कहते हैं। और सीधा हिसाब है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, उद्धव जी का एम क्या है? आदित्य को मुख्यमंत्री बनाना, यही एम है। मोदी जी का एम है उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का। मोदी जी किसी को भी बनाएंगे तो देश के किसी व्यक्ति को बनाएंगे, किसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो उनका तो परिवार कोई पॉलिटिक्स में है नहीं, खुद का परिवार भी नहीं है। तो इसलिए ये तो लोगों को पता है किसका परिवार देश है, कौन देश को परिवार मानकर राजनीति करता है और कौन अपने परिवार के लिए राजनीति करता है। अगर परिवार के लिए राजनीति उद्धव जी नहीं करते तो हमारे साथ होते, ये हालत नहीं होती उनकी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आदमी जब कोई बात करता है ना तो उसकी बात में दम होना चाहिए, उसमें कन्विक्शन होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि ये आदमी जो कह रहा है वो सही है। आप खुद ही परिवारवादी राजनीति करते हो, आपको क्या अधिकार है? नहीं कर सकते आप। अंतिम प्रश्न, बदलाव हमसे है जोड़ते हुए, क्या भारत के राष्ट्रीय पटल पर और राजनीतिक पटल पर एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जो अभूतपूर्व है इस लोकसभा चुनाव में? मैं ऐसा मानता हूं कि
हर मायने में ये लोकसभा चुनाव अभूतपूर्व रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि एक जिसको अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट कहते हैं, ये केवल जब इमोशनल चीजें आई उसी समय अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिला है। लेकिन कोई व्यक्ति तीसरी बार चुनाव को जाए और अपने कार्य के आधार पर अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट ले, ये भारत के इतिहास में हुआ नहीं है, ये पहली बार होने वाला है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी का थर्ड टर्म, ये टर्म तो 5 साल का है, पर ये अगले 50 साल की भारत की नींव को रखने वाला है। ये जो टर्म है, ये इस प्रकार के देश में बदलाव लाएगा और हमारी देश की विकास की गाड़ी को ऐसी बुलेट ट्रेन वाली पटरी पर डालेगा कि हमको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज भी हम देख रहे हैं, हम तो देखिए 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बने, 2027 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, 2047 में विकसित भारत की ओर हमको जाना है और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी बनने जा रहे हैं। हम कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, लेकिन दुनिया के जो पंडित हैं वो कहते हैं कि भारत 9 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है 2030 तक। तो एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार के तेजी से हमारा विकास हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक देश के हिस्ट्री में एक वाटरशेड मूवमेंट आता है, एक ऐसा समय आता है कि जो समय उस देश की तकदीर को डिफाइन करता है, वो समय ये है। आपने आंसर दिया, इसलिए 2-3 सवाल फटाफट मैं आपसे पूछ लेता हूं। 370 पार कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? 100% कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस ना ना, बिल्कुल नहीं। पक्का 400 पार कहना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। आपने बुलेट ट्रेन की बात की, पटरी पे आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई। कब? जल्दी दौड़ेगी। जो उद्धव जी ने बुलेट ट्रेन को रोक के रखा था, वो सारी रुकावटें हमने दूर कर दी, सारा एक्विजिशन हमने कर दिया, काम बड़ी तेजी से चल रहा है। उसका फर्स्ट फेज, क्योंकि गुजरात में काम रुका नहीं था तो हमसे आगे चले गए काम में, तो वहां पहले दौड़ेगी, लेकिन दौड़ के आना तो मुंबई है। मुंबई आए से वो ट्रेन को कोई दूसरा गंतव्य तो है नहीं, तो जल्दी मुंबई तक भी आएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवेंद्र फडणवीस जी, थैंक यू।